उस आदमी ने गलती से एक विश्व स्तरीय गुलाबी हीरा खोद निकाला था। उसका आकार और रंग ऐसा था कि पूरी दुनिया हिल सकती थी। एक गुलाम होने के नाते सोलोमन उस हीरे को किसी भी कीमत पर अपने पास रखना चाहता था, लेकिन अभी अभी उसने अपनी आंखों से देखा था कि उसका एक साथी मजदूर, जिसने सिर्फ चावल के दाने जितना छोटा हीरा अपने मुंह में छिपाया था, पकड़ा गया और वहीं गोली मार दी गई। इतने बड़े हीरे को आखिर छिपाया कहाँ जाए? इसी सोच में सोलोमन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी अचानक जोरदार धमाका हुआ। पास का पानी का पंप फट गया था। धमाके की आवाज ने सबका ध्यान उधर खींच लिया। सोलोमन ने तुरंत मौका देखा, थोड़ा झुका और हीरे को अपने पैरों की उंगलियों के बीच छिपा लिया। फिर शौच जाने का बहाना बनाकर तेजी से वहां से निकलने लगा। लेकिन दुर्भाग्य से विद्रोही कमांडर ने उसके संदिग्ध व्यवहार को देख लिया। उसने तुरंत उसका रास्ता रोक लिया। सौभाग्य से हीरा उसके पैर के तलवे के नीचे छिपा था। पूरी तलाशी लेने के बाद भी कुछ भी असामान्य नहीं मिला। लेकिन जैसे ही सोलोमन एक सुनसान जगह पहुंचा, अचानक उसके सिर पर बंदूक की ठंडी नली आ लगी। कमांडर ने पीछा नहीं छोड़ा था। सोलोमन हीरा सौंपने ही वाला था कि किस्मत ने एक बार फिर उसका साथ दिया। सरकार की सेना ने अचानक हमला कर दिया और एक बम ठीक उन दोनों के पास आ गिरा। विद्रोही कमांडर मौके पर ही गंभीर रूप से घायल हो गया और सोलोमन भागने में सफल रहा। भागते हुए वह एक सूखे पेड़ के पास पहुंचा और वहीं उस हीरे को जमीन में गाड़ दिया। कुछ ही देर बाद वह सरकार की सेना द्वारा पकड़ लिया गया। जेल पहुंचने पर उसकी आमने सामने मुलाकात उसी विद्रोही कमांडर से हो गई। वह मरा नहीं था, बस उसकी एक आंख जख्मी हो गई थी। फिर भी उसने सोलोमन को तुरंत पहचान लिया और सबके सामने दहाड़ा, इस बदमाश के पास एक बेशकीमती गुलाबी हीरा है। जो इसे ढूंढ लाएगा उसे मैं बड़ा इनाम दूंगा। यह सुनते ही सबकी निगाहें लालच से सोलोमन पर टिक गईं। अपनी जान बचाने के लिए उसने जोर जोर से इनकार किया, यहाँ तक कि अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए अपने सारे कपड़े तक उतार दिए। ये तरीका छोटे मोटे लोगों को तो चुप करा सकता था, लेकिन डैनी को धोखा नहीं दे सकता था। डैनी एक गोरा आदमी था जो अफ्रीका में ही पैदा हुआ और पला बढ़ा था। वह एक बेरहम ब्लैक मार्केट हीरा तस्कर था। जहाँ भी हीरे होते वहाँ डैनी जरूर मिलता। यह पेशा बेहद खतरनाक था। जरा सी चूक और जान जा सकती थी। लेकिन अपने वर्षों के अनुभव से डैनी इतना चालाक हो चुका था कि वह न सिर्फ लूट से बच जाता था, बल्कि तस्करी का माल भी आराम से ठिकाने लगा देता था। उस दिन भी डैनी ने आसानी से हीरों की एक खेप हासिल कर ली थी। उन्हें पड़ोसी देश में बेचने के लिए उसने खुद को एक मैगजीन रिपोर्टर के रूप में छिपाया और स्थानीय चरवाहों को कवर के तौर पर रखा। हीरे एक भेड़ की चमड़ी के नीचे सिल दिए गए थे, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि जो आदमी कभी असफल नहीं हुआ वह इस बार फंसने वाला था। उसे मौके पर ही पकड़े जाने वाला था। इसलिए डैनी के पास अपने बॉस कटीसी को बुलाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। कटीसी अफ्रीका की सबसे बड़ी भाड़े की सेना का सरगना था और पूरे इलाके में उसका नाम डर की तरह लिया जाता था। लेकिन विरोधी पक्ष ने न तो उसकी इज्जत की, न ही कोई समझौता किया। उन्होंने डैनी को सीधे जेल में फेंक दिया। अजीब बात यह थी कि इसी वजह से डैनी को यह पता चल गया कि सोलोमन के पास एक बेहद दुर्लभ गुलाबी हीरा है। कुछ समय बाद उसके साथियों ने उसे जमानत पर छुड़ा लिया। बाहर निकलते ही डैनी ने यह खबर तुरंत उन्हें दी और सख्त हुक्म दिया कि किसी भी कीमत पर सोलोमन को बाहर निकाला जाए, क्योंकि हीरों के कारोबार में अपने लंबे अनुभव से डैनी जानता था कि उस गुलाबी हीरे की कीमत सोलोमन की कल्पना से कहीं ज्यादा है। अगर वह हीरा उसके हाथ लग जाता तो न सिर्फ वह जिंदगी भर के लिए अमीर हो सकता था, बल्कि कटीसी के नियंत्रण से भी निकलकर हमेशा के लिए अफ्रीका छोड़ सकता था। हिदायतें देने के बाद डैनी होटल लौटा। कमरे में घुसते ही उसने एक खंजर निकाला और अपने दांत को उखाड़ लिया। दांत के अंदर एक हीरा छिपा हुआ था। यह साफ था कि वह इसे सिर्फ आखिरी उपाय के तौर पर ही निकालता था। जब डैनी पैसे बदलवाने बाहर गया, उसी दौरान एक आदमी चुपके से उसके कमरे में घुस आया। उधर उसके साथियों ने सोलोमन को भी जेल से छुड़ा लिया और उसे कुछ पैसे दिए ताकि वह भिखारी बनकर दोबारा जेल न पहुंच जाए। सोलोमन पूरी तरह उलझन में था, लेकिन उस समय उसका ध्यान सिर्फ एक ही चीज पर था, अपने परिवार को ढूंढना। असल में सोलोमन पहले एक साधारण मछुआरा था। वह अपनी प्यारी पत्नी और 3 बच्चों के साथ एक साधारण लेकिन सुकून भरी जिंदगी जी रहा था। उनका बेटा डिया बेहद समझदार और पढ़ाई में तेज था। हर रोज वह समय पर उठकर 5 किलोमीटर पहाड़ी रास्ता पैदल चलकर स्कूल जाता था। लेकिन उस दिन जब सोलोमन अपने बेटे को स्कूल से लेने गया, तभी हथियारबंद विद्रोहियों का एक दल गांव में घुस आया। वे बेरहम, खून के प्यासे और इंसानियत से कोसों दूर थे। गांव में घुसते ही उन्होंने अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। बच्चों तक को नहीं बख्शा। किसी की आंखों में जरा भी दया नहीं थी। अफरा तफरी में सोलोमन ने अपनी पत्नी और बच्चों को किसी तरह भगा दिया, लेकिन खुद वहीं पकड़ा गया। शुरुआत में विद्रोहियों ने उसका हाथ काटने का फैसला किया था, लेकिन जब उन्होंने देखा कि वह ताकतवर और मेहनती है तो उन्होंने सोचा कि इसे मारना बेकार होगा। उन्होंने उसे बांध दिया और हीरे की खदान में जबरन मजदूरी के लिए भेज दिया। यहीं से कहानी फिर उसी मोड़ पर पहुंचती है जहां से सब शुरू हुआ था। उधर पैसे बदलवाने के बाद डैनी एक बार में गया, लेकिन उसका मकसद जश्न मनाना नहीं था, बल्कि बार के मालिक से एक पिस्तौल मंगवाना था। तभी उसकी नजर मैडी पर पड़ी। उसकी खूबसूरती ने डैनी का ध्यान खींच
खींच लिया। पहले तो डैनी बस एक रात के लिए किसी लड़की की तलाश में था, लेकिन थोड़ी बातचीत के बाद उसे पता चला कि मैडी एक पत्रकार है। और उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि मैडी ने तुरंत पहचान लिया कि डैनी एक हीरा तस्कर है। डैनी को पत्रकारों से नफरत थी, लेकिन मैडी उससे चिपक गई और जिद करने लगी कि वह उसे ब्लड डायमंड के सच के बारे में बताए। वह उस बड़े तस्कर को बेनकाब करना चाहती थी जो इस पूरे खेल के पीछे था, चाहे डैनी को खूबसूरत औरतें कितनी ही पसंद क्यों न हो। वह किसी अजनबी पत्रकार को अपनी जिंदगी का राज बताने वाला नहीं था। होटल लौटने पर जब डैनी ने अपना कमरा बिखरा हुआ देखा तो वह तुरंत समझ गया कि उसके किसी साथी ने गुलाबी हीरे की खबर कर्नल कटीसी तक पहुंचा दी है। हालांकि वह जानता था कि इस आदमी खाने वाली जमीन पर भरोसा सबसे सस्ती चीज है, फिर भी वह अपना गुस्सा काबू में नहीं रख पाया। तभी वह आदमी जिसने उसके कमरे में घुसपैठ की थी सामने आ गया। ऊपर से दोनों एक ही पक्ष के लग रहे थे, लेकिन उनके दिलों में अलग अलग चालें चल रही थीं। डैनी ने तय कर लिया कि वह खुद कर्नल से मिलकर सब साफ करेगा। गुस्से में उसने उस आदमी के चेहरे पर जोरदार मुक्का मार दिया। कुछ ही देर बाद डैनी को कर्नल की हवेली में चाय पर बुलाया गया। कटीसी अफ्रीका का सबसे बड़ा भाड़े का सेना प्रमुख था। वह हीरों का व्यापार भी करता था और सरकार के लिए विद्रोहियों को कुचलने का काम भी। युद्ध उसके लिए सोने की खान था। ऐसा आदमी भला एक दुर्लभ गुलाबी हीरे को कैसे छोड़ सकता था। उसने साफ शब्दों में आदेश दिया, वह हीरा मुझे चाहिए। अगर तुम इसे ले आए तो तुम्हारे सारे पुराने कर्ज माफ। कटीसी डैनी की महत्वाकांक्षा भी अच्छी तरह जानता था। वह जानता था कि डैनी अफ्रीका छोड़कर भागना चाहता है। कर्नल ने जमीन से लाल मिट्टी उठाई और कहा, यही तुम्हारा घर है, तुम कभी अफ्रीका नहीं छोड़ सकते। बचपन से उसके साथ रहने वाले कर्नल की क्रूरता को डैनी अच्छी तरह समझता था। वह अपने जज्बात दबाकर सोलोमन से निपटने पर ध्यान देने लगा, लेकिन सोलोमन किसी पर भरोसा करने को तैयार नहीं था। वह बार बार यही कहता रहा कि उसने कभी कोई बड़ा गुलाबी हीरा देखा ही नहीं। मजबूर होकर डैनी ने समय खींचने की चाल चली। शाम को वह फिर बार गया। बार के मालिक ने उसे उसकी मंगाई हुई पिस्तौल दी और एक खबर भी दी, कल विद्रोही यहाँ हमला करने वाले हैं, जान बचानी है तो सुबह ही निकल जाना। तभी डैनी ने मैडी को फिर देखा। अजीब बात यह थी कि पिछली बार की कड़वाहट के बावजूद इस बार वे ऐसे मिले जैसे बिछड़े हुए प्रेमी हों। लेकिन सच्चाई यह थी कि एक सिर्फ जिस्म चाहता था और दूसरी सिर्फ सच्चाई। तनाव भरे माहौल में भी दोनों एक दूसरे के जाल में नहीं फंसे। मैडी ने सीधा हमला किया, मैंने तुम्हारे जैसे बहुत लोग देखे हैं जिन्हें पैसों के लिए इंसानी जान की कोई कीमत नहीं। डैनी का भी सब्र टूट गया, लेकिन जब वह शराब लेने गया तो मैडी ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। इस बार डैनी ने भी पलट कर कहा, तुम खुद को बहुत महान समझती हो, सोचती हो अफ्रीका बदल दोगी। सच ये है कि तुम भी इस ब्लड डायमंड व्यापार का हिस्सा हो। अगर अमेरिकी लड़कियां परियों जैसी शादी और चमकते पत्थरों का सपना न देखती तो इन हीरों की इतनी कीमत न होती और न ही कोई इन्हें तस्करी करता। मैडी ने तुरंत जवाब दिया, हर अमेरिकी लड़की परिकठा नहीं चाहती, जैसे हर अफ्रीकी इंसान एक दूसरे का कत्ल नहीं करता। हर दिन लोग अच्छे काम भी करते हैं, बस उनमें तुम शामिल नहीं हो। एक बार फिर दोनों बुरी तरह झगड़कर अलग हो गए। अगले दिन विद्रोहियों ने सचमुच शहर पर धावा बोल दिया। पूरा इलाका युद्ध में डूबने वाला था। डैनी ने इस मौके पर सोलोमन को ढूंढा और उसे समझाने की कोशिश की। उस समय गुलाबी हीरा उसकी जान के लिए खतरा बन चुका था। सोलोमन के पास उसे बेचने का कोई रास्ता नहीं था, लेकिन सोलोमन का ध्यान अब भी सिर्फ अपने परिवार पर था। यह देखकर डैनी ने कहा, मेरे बिना तुम्हारे पास अपनी किस्मत बदलने या अपनी पत्नी और बच्चों को ढूंढने का कोई मौका नहीं है। इसी बहस के बीच विद्रोहियों ने जोरदार हमला कर दिया। भाग दौड़ और गोलियों के बीच डरते कांपते सोलोमन ने आखिरकार सहयोग करने की हामी भर दी। सरकारी सेना और विद्रोहियों को आम लोगों की जिंदगी से कोई मतलब नहीं था, लेकिन डैनी एक अनुभवी लड़ाका था। वह सोलोमन को गोलियों की बारिश से बचाते हुए एक सुरक्षित खंडहर तक ले गया। रात के अंधेरे में दोनों शहर के इकलौते बाहर निकलने वाले रास्ते पर पहुंचे, लेकिन वहां 3 विद्रोही सैनिक पहरा दे रहे थे। बचने के लिए उन्हें एक बड़ा जोखिम उठाना पड़ा। भागने के लिए डैनी ने एक योजना बनाई। उसने सोलोमन से कहा कि वह विद्रोही सैनिक बनने का नाटक करे और वह खुद को पकड़ा हुआ कैदी दिखाएगा। जब तक दुश्मन सतर्क न हो तब तक इंतजार करना था। जैसे ही पहरेदारों ने डील दी, डैनी ने अचानक बंदूक निकाली और तीनों को गोली मार दी। उसने एक विद्रोही स्नाइपर राइफल उठाई और दूर भागते सैनिक को भी ढेर कर दिया। यह सब देखकर सोलोमन सन्न रह गया। उसे पहली बार साफ एहसास हुआ कि डैनी कितना निर्दयी और खतरनाक इंसान है। इसके बाद दोनों शरणार्थियों के एक समूह में घुल मिल गए और सरकार द्वारा बनाए गए शरणार्थी शिविर में पहुंच गए। यहीं डैनी की मुलाकात एक पुरुष पत्रकार से हुई, जिसके जरिए वह मैडी तक पहुंचा। मुलाकात होते ही डैनी ने साफ कहा, मैं तुम्हें जानकारी दूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें अपने पत्रकार पहचान पत्र का इस्तेमाल करके संयुक्त राष्ट्र के डेटाबेस से सोलोमन के परिवार का पता लगाना
जाना होगा। डेनी जानता था कि गुलाबी हीरा पाने के लिए पहले उसे सोलोमन को अपने काबू में रखना होगा और उसका एकमात्र तरीका था उसके परिवार को ढूंढने में मदद करना। मैडी समझ चुकी थी कि उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। उसे यह भी पता था कि सोलोमन का हीरे से कोई न कोई रिश्ता जरूर है, क्योंकि सिर्फ मुनाफे के पीछे भागने वाला आदमी किसी अजनबी मछुआरे की मदद यूं ही नहीं करता। लेकिन एक सच्ची पत्रकार होने के नाते अगर किसी की जान बच सकती थी तो उसे कोई आपत्ति नहीं थी। जल्दी ही मैडी को जानकारी मिल गई। सोलोमन की पत्नी और बच्चे पड़ोसी देश गिनी के एक शरणार्थी शिविर में थे। जब वे हेलीकॉप्टर से वहां पहुंचे तो देखा कि वहां 10 लाख से ज्यादा शरणार्थी थे। ऐसे में किसी को ढूंढ पाना लगभग नामुमकिन था, लेकिन ईश्वर ने उस दुखी पिता पर दया की। सोलोमन ने भीड़ में अपनी पत्नी और बेटी को देख लिया, लेकिन उसका बेटा डिया वहां नहीं था। उसे विद्रोही उठा ले गए थे। यह जानकर सोलोमन पूरी तरह टूट गया। वह जानता था कि विद्रोही बच्चों को कैसे सैनिक बनाते हैं। वे उन्हें बेरहम कातिल में बदल देते हैं और उसकी आशंका सच साबित हुई। डिया अब एक आंख वाले कमांडर के अधीन एक नन्हा हत्यारा बन चुका था। हमलों में वह हमेशा सबसे आगे रहता और उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं होता। इससे भी बुरा यह था कि सरकार को डर था कि शरणार्थी विद्रोहियों से मिल सकते हैं, इसलिए उन्होंने ऐलान कर दिया कि युद्ध खत्म होने तक सोलोमन की पत्नी और बच्चे घर नहीं लौट सकते। खाली हाथ सोलोमन पोर्ट एक जिंदा लाश बन चुका था। वह दिन रात बस अपने बेटे का नाम बुदबुदाता रहता। दूसरी ओर डेनी का ध्यान सिर्फ हीरे पर था। जैसे ही उसे पता चला कि हीरा कहाँ दबा है, वह उसे निकालने की योजना में लग गया। लेकिन वह इलाका बहुत जटिल था। कई गुटों का कब्जा था। एकमात्र रास्ता था मैडी की टीम में घुसपैठ करना। उधर मैडी खुद भी मानसिक द्वंद्व में थी। एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से पढ़ी लिखी तेज दिमाग वाली लड़की न्यूयॉर्क में आराम की जिंदगी जी सकती थी, लेकिन उसके अंदर एक उद्धारकर्ता बनने की चाह थी। वह दुनिया से अन्याय मिटाना चाहती थी। उसके लेख लोगों को रुला तो देते थे, लेकिन अफ्रीका की हालत नहीं बदल पा रहे थे। अब वह सिर्फ लिखना नहीं चाहती थी, वह ठोस सबूत चाहती थी। शायद मैडी की ईमानदारी से प्रभावित होकर, या शायद सिर्फ हीरे के लिए। डेनी ने उसे ब्लड डायमंड की पूरी सच्चाई बता दी। हीरे पड़ोसी देशों में तस्करी किए जाते थे, फिर दलाल रिश्वत देकर उन्हें कानूनी साबित कर देते थे, और इस पूरे खेल के पीछे एक आदमी था, वैन डी कैप। वह एक तरफ हीरे जमा करके बाजार नियंत्रित करता था और दूसरी तरफ युद्ध को जिंदा रखता था। डेनी ने वादा किया कि वह ठोस सबूत देगा, लेकिन शर्त यह थी कि पहले उसे गुलाबी हीरा चाहिए। मैडी मान गई। दोनों ने साथ काम करने का फैसला किया। डेनी और सोलोमन ने मैडी की टीम के स्टाफ का भेष बनाकर यात्रा शुरू की। उनका मकसद था उस जगह तक पहुंचना जहां गुलाबी हीरा दबा हुआ था। लेकिन रास्ते में काफिला अचानक विद्रोहियों के हमले का शिकार हो गया। गोलियां चारों ओर बरसने लगीं। अफरा तफरी मच गई। इसी बीच सोलोमन ने अपनी जान जोखिम में डालकर एक बच्चे की जान बचाई, लेकिन बस में अब और जगह नहीं थी। मजबूरन सोलोमन, डेनी और मैडी को एक छोटे ट्रक में बैठना पड़ा। किस्मत का अजीब खेल था। जिस बस में बाकी लोग थे उसे विद्रोहियों ने पूरी तरह तबाह कर दिया। ट्रक किसी तरह जंगल की ओर भाग निकला। खतरे से निकलते ही वे अचानक स्थानीय गुरिल्ला लड़ाकों के सामने आ गए। हालांकि वे हथियार बंद थे, लेकिन अकारण हत्या करने वाले नहीं थे। मैडी ने कैमरा निकाला, इशारों में बात की। धीरे धीरे वे शांत हुए और तीनों को एक छिपे हुए आश्रय स्थल तक ले गए। यह जगह युद्धग्रस्त अफ्रीका से बिल्कुल अलग थी, मानो स्वर्ग का कोई टुकड़ा हो। यहाँ के बच्चे पहले विद्रोहियों द्वारा पकड़े गए बाल सैनिक थे, लेकिन प्यार, शिक्षा और देखभाल से वे फिर से मासूम बच्चे बन चुके थे। इस जगह का मालिक यही मानता था कि इंसान जन्म से न अच्छा होता है न बुरा। थोड़ी सी दया किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है। डेनी ने ये बातें ध्यान से सुनी। शाम को बच्चों के गीत और पाम वाइन के असर में उसने पहली बार मैडी के सामने अपना दिल खोला। उसने बताया कि वह अफ्रीका में जन्मा एक गोरा इंसान है। जब वह 9 साल का था उसकी माँ मार दी गई और पिता का सिर काट दिया गया। युद्ध ने उससे सब कुछ छीन लिया था। 19 साल की उम्र में वह कर्नल के साथ भाड़े का सैनिक बन गया। लड़ता रहा, मारता रहा, लेकिन शांति के लिए नहीं, सिर्फ पैसे के लिए। बाद में उसे समझ आया कि वह नफरत और लालच का हिस्सा बन चुका है। तभी उसने अकेले चलने का फैसला किया और एक स्वार्थी तस्कर बन गया। अब वह बस एक शांत जिंदगी चाहता था और गुलाबी हीरा अफ्रीका छोड़ने का उसका आखिरी टिकट था। डेनी की आंखों में दर्द देखकर मैडी ने अनजाने में उसका हाथ थाम लिया। उस पल दोनों के दिल करीब आ गए। अगले दिन वे फिर निकल पड़े, लेकिन रास्ते में विद्रोहियों की बाल सेना से सामना हो गया। आश्रय स्थल के मालिक ने बातचीत से उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन जवाब में गोलियां चलीं। डेनी ने तुरंत बंदूक निकाली, डराकर रास्ता बनाया और गाड़ी भगाकर निकल गया। दुर्भाग्य से कर्नल का कैंप पास ही था। घायल मालिक को बचाने के लिए उन्हें वहीं जाना पड़ा। अच्छी खबर यह थी कि मालिक बच सकता था और मैडी शरणार्थियों के साथ लौट सकती थी। बुरी खबर यह थी कि कर्नल खुद कोनो जाने की तैयारी में था और उसने डेनी को भी साथ चलने का आदेश दिया। डेनी जानता था कि बड़ी सेना के साथ गया तो हीरे का एक कण भी नहीं मिलेगा, इसलिए बाहर आते ही उसने मैडी से मदद मांगी ताकि वह हथियारों के गोदाम के पास गार्ड्स को भटका सके। मैडी समझ गई कि यह सफर शायद डेनी की आखिरी यात्रा हो। आंसू रोककर उसने हामी भर दी। डेनी ने सारे सबूत उसे सौंप दिए ताकि अगर वह मारा भी जाए तो सच्चाई दुनिया तक पहुंच सके। मैडी की मदद से डेनी ने हथियार चुरा ली। विदा लेने का समय आ गया था। दोनों जानते थे
थे कि उनके बीच कुछ गहरा जन्म ले चुका है। लेकिन इस जमीन पर प्यार से ज्यादा कीमती जिम्मेदारियां होती हैं। जाने से पहले मैडी ने उसकी तस्वीर ली और अपना ऑफिस, घर और मोबाइल नंबर दिया। इस बार किसी ने उसका पीछा नहीं किया था, उसने खुद पहल की थी। फिर दोनों अपनी अपनी किस्मत की ओर बढ़ गए। डैनी और सोलोमन आगे बढ़ते रहे। रास्ते में वे अक्सर गुलाबी हीरे की बात करते थे, लेकिन अब बातें बदल चुकी थीं। अब वे एक दूसरे की जिंदगी, अपने डर और पछतावे साझा करने लगे थे। डैनी ने वादा किया कि वह डिया को जरूर बचाएगा, लेकिन उसी रात एक हादसा हो गया। एक विद्रोही गाड़ी तेजी से पास से गुजरी। सोलोमन ने झलक भर में अपने बेटे डिया को उसमें देख लिया। घबराहट में उससे आवाज निकल गई। दोनों मुश्किल से विद्रोहियों से बच पाए। इस पर डैनी का गुस्सा फूट पड़ा। उसने चाकू निकालकर सोलोमन को धमकाया, अगर फिर गलती की तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन सोलोमन के लिए गुलाबी हीरा कुछ भी नहीं था। अपने बेटे के सामने वह किसी भी कीमत पर पहले डिया को ढूंढना चाहता था। दोनों में जोरदार झगड़ा हुआ, लेकिन आखिरकार डैनी को झुकना पड़ा। रात के अंधेरे में वे विद्रोहियों के कैंप तक पहुंचे, लेकिन डिया वहां नहीं मिला। अगले दिन चलते चलते वे उस जगह पहुंचे जहां गुलाबी हीरा दबा था, लेकिन इलाका भारी सुरक्षा में था। कोई रास्ता नहीं था। मजबूर होकर डैनी ने कर्नल को लोकेशन भेज दी और भारी हथियारों से हमला करवाने का फैसला किया। सोलोमन घबरा गया। उसे यकीन था कि उसका बेटा उसी इलाके में है। अगर हमला हुआ तो डिया मारा जा सकता था। उसी रात जब डैनी सो रहा था, सोलोमन चुपके से विद्रोही कैंप में घुस गया। उसने अपने बेटे को ढूंढ लिया, लेकिन डिया ने उसे पहचाना नहीं। उसके लिए सोलोमन दुश्मन था। सोलोमन पकड़ा गया। सुबह होते ही एक आंख वाला कमांडर आया। उसने कुल्हाड़ी दिखाकर गुलाबी हीरा मांगा। वह भी उस हीरे से, इस नरक से भागना चाहता था। उधर छिपे हुए डैनी की हालत खराब थी। वह नहीं चाहता था कि हीरा उसके हाथ से निकल जाए। तभी आसमान में कर्नल का हेलीकॉप्टर दिखा। बम और गोलियों की बारिश शुरू हो गई। विद्रोही तितर बितर हो गए। डैनी ने बिना सोचे अपनी जान जोखिम में डालकर डिया को बचा लिया। दूसरी तरफ सोलोमन ने लोहे की छड़ से उस एक आंख वाले कमांडर को मार गिराया। विद्रोही पूरी तरह खत्म हो गए। अब सबकी नजर फिर से सोलोमन पर थी। कर्नल ने कहा, अगर हीरे का पता नहीं बताया तो तुम दोनों मरोगे। डैनी ने डिया को आगे कर दिया। कमजोरी फिर से पकड़ ली गई। मजबूर होकर सोलोमन ने जगह बताई। वे वहां पहुंचे, लेकिन जगह पहले ही खोदी जा चुकी थी। सोलोमन खोदता रहा। अचानक उसने हीरा मिलने का नाटक किया। डैनी ने मौका देखकर एक सैनिक को मार दिया। अराजकता में सोलोमन ने कर्नल पर हमला किया। डैनी जंगल में छिपा और फिर लौटकर कर्नल को खत्म कर दिया। इसके बाद सोलोमन को सच में गुलाबी हीरा मिल गया, लेकिन डैनी को गोली लग चुकी थी। तभी डिया बंदूक लेकर सामने आ गया। सोलोमन ने रोते हुए अपने बेटे को समझाया। आखिरकार डिया की इंसानियत लौट आई, लेकिन दुश्मन फिर पास आ गया। तीनों को भागना पड़ा। डैनी ने पहले ही एक जहाज बुला लिया था, लेकिन उतरने की जगह पहाड़ की चोटी पर थी। 10 किलोमीटर पहाड़ी रास्ता था। डैनी की हालत बिगड़ती जा रही थी। सोलोमन ने उसे उठाकर चलना शुरू किया, लेकिन आधे रास्ते में डैनी टूट गया। उसने गुलाबी हीरा निकाला, जिसके लिए उसने पूरी जिंदगी दांव पर लगाई थी। अब वह उसे नहीं चाहता था। उसने हीरा सोलोमन को दे दिया। मैडी का कार्ड दिया, एक बंदूक दी और चेतावनी दी कि अपने साथी पर भरोसा मत करना। दुश्मन आ पहुंचे। डैनी ने अकेले उन्हें रोकने का फैसला किया। उसने मैडी को फोन किया, कहा सोलोमन और उसके बेटे को बचा लेना। उसकी सांसें भारी होती जा रही थीं। हेलीकॉप्टर ऊपर से गुजरा, लेकिन अब उसे कोई अफसोस नहीं था। यह जगह खूबसूरत है, काश तुम यहाँ होती। सूरज ढलते हुए डैनी ने आंखें बंद कर ली। कुछ समय बाद सोलोमन और डिया मैडी की मदद से लंदन पहुंचे। गुलाबी हीरे का सौदा हुआ। शर्त थी, उसके परिवार को ढूंढा जाए। सोलोमन का परिवार आखिरकार एकजुट हो गया। मैडी ने ब्लड डायमंड की पूरी सच्चाई दुनिया के सामने रख दी। सोलोमन गवाह बना। मई 2003 में किम्बरली प्रक्रिया लागू हुई। बिना प्रमाण वाले हीरे अवैध घोषित किए गए। हीरा सिर्फ एक पत्थर है, लेकिन इंसानी लालच उसे खून से रंग देता है। खूनी हीरा नहीं होता, खूनी होती है इंसानी लालसा। कहानी यहीं खत्म होती है।